हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं पाठक्रम विकास एवं आकलन के जो थर्ड यूनिट है उसका एक टॉपिक है भारतीय संविधान में निहित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है सब्जेक्टिव में। तो देखिए, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत किन किन मूल्यों को शामिल किया जाता है, उसकी विवेचना कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक मूल्य के प्रावधान को विस्तृत विवेचना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को काम क्या है, ऐसे लिखना। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, वर्तमान में 6 हैं, पहले कितने थे, 7 हुआ करते थे। ठीक है, एक को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें उस अधिकार पर सरकार आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। यानी वह जो है अधिकार किसको दिया गया है, जनता को दिया गया है। जनता मतलब हम आप, ठीक है, यानी पब्लिक को दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, भारत एक क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और मौलिक अधिकार को ही क्या कहा गया, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया। क्लियर है ना। मौलिक अधिकार को क्या कहा गया, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया। और इस पे सरकार अपने इच्छानुसार कार्य नहीं करने देती है, मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पे किसका अधिकार है, पब्लिक का अधिकार है मौलिक अधिकार पे। ठीक है, लेकिन 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 विशेष परिस्थिति मतलब जैसे आपातकाल कोई लागू हुआ या बाहरी अटैक हो गया, ऐसे कुछ विशेष परिस्थिति में आपके कुछ कुछ मौलिक अधिकार जो हैं आपको सरकार नहीं देती है। ठीक है, वो विशेष परिस्थिति में ही। बाकी जब सब चीज़ समान है, जब सब चीज़ न्यूट्रल है, तो आपके मौलिक अधिकार का हनन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा के और सामाजिक बुराई से निपटने के लिए इस अधिकार को आवश्यक समझा गया। क्या क्या बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए, धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। साथ में सामाजिक बुराइयां पहले जितने थी उससे निपटने के लिए क्या बनाना, मौलिक अधिकार बनाना आवश्यक समझा गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार जानेंगे। तो देखिए, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, लिखित है। आप आसानी से उठाइएगा भारतीय संविधान और उसमें भाग 3 निकालिएगा, और भाग 3 से आपको 12 से और 35 तक के अनुच्छेद आपको पढ़ लेना है। आपको मौलिक अधिकार आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार मतलब उस समय अधिकार कितने हुए करते थे, जब संविधान बना था तब 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले देखिए, समानता का अधिकार है 14 से 18। फिर 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार हो जाएगा, जिसमें सबको नौकरी में समान अवसर, छुआछूत, उपाधियों के समाप्त, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, दूसरा। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मैंने बताया ना कि इसको हटा दिया गया है। अब कितना बन गया हमारा मौलिक अधिकार, 6 ही है। नहीं तो सब कोई कहता कि सरकार से लड़ने लगता, सब कोई कहते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा संपत्ति है। ठीक है ना। तो इसलिए इस अधिकार को हटा दिया गया, या आपको पैतृक मिले या आप उसको अर्जित कर रहे हैं तभी आपको का उस पर अधिकार रहेगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 32 है, और इसी को भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। इसीलिए मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा। क्लियर है ना। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में सभी व्यक्तियों को कानून के आगे समान समझा जाएगा। कानून है ना, उसके आगे सबको क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा। क्लियर है। राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। फिर राज्य के अंतर्गत कार्यालय में सरकारी नौकरी प्राप्त करते समय सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाए। किस अनुच्छेद के तहत, 16 नंबर अनुच्छेद के तहत। ठीक है ना। अभी हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पहले हमें सब्जेक्टिव पर ध्यान दे देते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी राज्य किसी भी है कार्यालय के अंतर्गत जो भी है वहाँ सरकारी नौकरी निकलती है तो सबको क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। छुआछूत हटाना, यानी 17 अनुच्छेद है छुआछूत हटाना। छुआछूत हटा दिया जाएगा, मतलब छुआछूत होता है अनटचबिलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी बड़े कास्ट को छोटे कास्ट से जो खाई है उसको मिटाने के लिए इस कानून को लाया गया, और यदि कोई छुआछूत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आइए नेक्स्ट, उपाधियों का अंत। तो देखिए, उपाधियों का अंत है, और संविधान में
उपाधियों का अंत जो है ना 18 अनुच्छेद, कितने के अनुच्छेद, 18 के अनुच्छेद होते हैं। मतलब अनुच्छेद नंबर 18 जो है ना, उसमें क्या कहा गया, संविधान के उपाधियों को समाप्ति कर दी गई, जो उपाधि दिए जाते थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर आपको आया धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी नागरिक में विश्व या विद्यालय में प्रवेश देने के समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे लिखा जाता है कि आपके विद्यालय है और आप किसी भी तरह से भेदभाव करते हैं, किसी को भाषा के आधार पर नहीं एडमिशन ले रहे हैं, किसी के धर्म के आधार पर भेद, तो ये आपके लिए क्या है, एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आपको एक अधिकार दिया गया है, यदि कोई आपका एडमिशन नहीं लेता है किसी भी स्कूल में, ठीक है, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आइए स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता के अधिकार जो है ना, आपको बहुत ही मेन चीज़ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें हमें लगता है कि 6 पॉइंट हैं आपके, और ये 6 आपको स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है कि आप अपना भाषण दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, मतलब आपको भाषण देना है लेकिन देश के खिलाफ भाषण नहीं देना है, ये भी है प्रावधान उसमें। आप भाषण दीजिए, कुछ भी बोलिए, अब ये नहीं है कि देश के खिलाफ दीजिए, भड़काऊ भाषण दीजिए, ऐसा काम नहीं है, ठीक है। आप सरकार पर तंज कर सकते हैं, कसिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह का अधिकार आपको है। आप मीटिंग कर सकते हैं, वो भी कैसा, विदाउट विदाउट क्या, आर्म्स, मतलब हथियारों के बिना, और क्या, पीसफुल, इकट्ठा होकर कर सकते हैं आप मीटिंग, ठीक है। संघ बना सकते हैं, यानी कमेटी बना सकते हैं आप। साथ में भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है आपको। उसके बाद भारत में किसी भी भाग पर रहने या बसने की स्वतंत्रता है, या संपत्ति आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके आपके लिए अधिकार है। फिर साथ में आपको है छठा जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, वो आपको ये दिया गया है कि आजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी तरह का क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, किसी तरह का आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये आपको एक अधिकार दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विशेष परिस्थिति में कुछ अधिकार आपसे क्या किए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। जो जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई बाहरी अटैक हो जाए, उस समय आपके मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता, मतलब स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है आपके मौलिक अधिकार, ठीक है ना। फिर हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें 23 से 24 है, और इसमें कहा जाता है कि आप किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते, वो 14 साल के कम वाले बच्चे से, या आप दास प्रथा नहीं करवा सकते हैं किसी से। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 के अनुसार दास प्रथा की समानता अधिकार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और इसमें विश्वास किया गया, और साथ में उसमें कानून के अनुसार दंड दिया जा सकता है यदि आप दास व्यापार की करते हैं ना, यानी जिस तरह से दासी कोई बन गया, ये सब कामें कर रहे हैं घर वाले सब, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, एक कानूनी दंड दिया जा सकता है आपके अनुसार, ठीक है। फिर एक आता है 24 में कहा जाता है कि 14 वर्ष के बच्चे से कम बच्चे को किसी कारखाने या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ दास व्यापार में आपका क्या होता है, शोषण होता है, और यहाँ आपके जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो 14 से, वो क्या होते हैं, वहाँ भी आपके क्या है, कहा जाता है कि शोषण हो रहा है, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हैं आपके। यदि कोई आदमी, आप 14 साल से नीचे के हैं और कोई लोग देख रहा है, उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, तो उससे आप कह सकते हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये आपका अधिकार है। फिर आ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना 25 में आता है, 25-26 में, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि भारत के प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को प्रचार कर सकता है। जैसे मानिए हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो हम अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। कोई बौद्ध धर्म से है तो भी अपने बौद्ध धर्म को प्रचार कर सकता है, ठीक है। कोई इस्लाम धर्म से है तो भी अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, ठीक है। किसी भी धर्म को अपना भी सकता है। ध्यान रखिए कि यदि मैं हिंदू धर्म हूँ, कोई और हमें रिलीजियस अच्छा लग रहा है, वहाँ का धर्म हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ठीक है, और किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, यहाँ पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, वो आपकी पर्सनल इच्छा होनी चाहिए तब, ठीक है। यदि आप किसी के दबाव में करते हैं तो आप पे फिर क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकता है। आइए नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, राजकीय एवं अराजकीय संस्था में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा आदि भेदभाव पर आधार पर प्रवेश करते समय नहीं रोका जा सकता है। देखिए, शिक्षा संबंधी आपका अधिकार मिला है 29 में क्या कहा गया कि आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर एडमिशन को नहीं रोक सकते हैं, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा विद्यालय है जो राजकीय हो या अराजकीय हो, वहाँ पर आप जाते हैं और इसके आधार पर आपको एडमिशन लेने से मना कर दिया जाता है, तो आप उस विद्यालय के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। साथ में आपका 30 है, सभी धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक जाति एवं विद्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार है। सभी कोई, अब मानिए कि इस्लाम धर्म में कुछ ऐसे हैं जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विद्यालय, आपको पता होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें कहा जाता है कि आप धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक पर आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होना चाहिए, सबको होना चाहिए,
यहाँ पे भी एक अधिकार है। अब आइए हम लोग थोड़ा संपत्ति के अधिकार के बारे में जान लेते हैं, और यहाँ बहुत मेन चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। यदि संपत्ति के अधिकार को यदि हम नहीं हटाते तो सबको इस कोर्ट में जाता, और सरकार के खिलाफ हम सब क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई कराने लगते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, और कोर्ट को फिर वो मानना पड़ता है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आइए दोस्तों इसको बारे में हम पढ़ते हैं। यह अधिकार मूल संविधान के वर्तमान में मूल संविधान में था, ठीक है। मूल संविधान मतलब पहले के संविधान, जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना तब। अब इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और 44वां संशोधन करके 1979 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो है वह 300 ख में है। किसमें है, 300 ख में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ लेते हैं। इस संविधान को आत्मा भी कहा जाता है। इसे संविधान को क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। साथ में आपातकालीन अवस्थाओं में नागरिकों को इस अधिकार से क्या किया जाता है, वंचित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें इस अधिकार को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आइए शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि शिक्षा से संबंधित हमारे संवैधानिक मूल्य कौन कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये 21 है, 21A से हैं। 21A है हमारा शिक्षा से अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। इसके अंतर्गत फिर छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए धारा 45 राज्य प्रारंभिक व्यवस्था से बच्चों को देखभाल अथवा शिक्षा के संबंधी उपबंध कराने का प्रयास किया जाता है। मानिए कोई छोटा बच्चा है, वह उसके घर पर कोई नहीं है, या किसी उसको क्या बोलते हैं, अनाथ हो चुका है, उस बच्चे को देखभाल करना उस किसकी जिम्मेदारी है, तो राज्य की प्रारंभिक, और किस धारा के अनुसार, तो 45 की धारा के अनुसार, और शिक्षा भी उसको देना है। साथ में अभिभावक के कर्तव्य भी हैं, कुछ कर्तव्य हैं हमारे, जब हमारा अधिकार भी है तो कर्तव्य भी है, ठीक है ना। तो कर्तव्य हैं 51A से, और हम लोग पढ़ेंगे उनके कर्तव्य भी क्या है। और अभिभावक के कर्तव्य हैं कि अभिभावक तथा संरक्षण कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे वाले को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कहा गया कि यदि अभिभावक हैं तो उनका कर्तव्य ये बनता है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है ना, उसको काम पर न भेजें, उसको क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। एक 28 भी है जो थोड़ा सा इंक्लूड नहीं हो पाया है, मैं करा दूंगा किसी चीज़ में, किसी दिन मैराथन लूँगा ना सबका, उसी में सब चीज़ हो जाएगा। साथ में 28 से व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्त धार्मिक शिक्षा के देने से पाबंदी लगाती है। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति को स्वीकृति नहीं करता है तो आप उसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग जो हैं आए हिंदू में पढ़ने हैं, तो उनको यदि वो कह रहे हैं कि नहीं हमें इस शिक्षा नहीं लेना है, मतलब हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं लेना है, सनातनों की शिक्षा नहीं लेना है, तो आप उसे पाबंदी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे आप पाबंदी। साथ में भारत के सभी निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। 29A में कहा जाता है कि भारत के सभी निवासी जो हैं अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति क्या रखेंगे, बनाए रखेंगे। मानिए कि कोई कानपुर लैंग्वेज बोल रहा है तो अपना बनाए, वहाँ की संस्कृति अपनाए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि राज्य द्वारा पोषित मूल्य और राज्य द्वारा निधि सहायता। 29B के अंतर्गत आता है, प्राप्त करने वाले किसी भी संस्था में नागरिक एवं धर्म, जाति, भाषा और उसमें एक आधार पर प्रवेश देने के लिए रोका जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आपके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये कर्तव्य हैं, लेकिन वो कर्तव्य मेन वाला कर्तव्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार आपको बनाया गया, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य। उसमें ये अभिभावक के कर्तव्य हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो 51A के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो हैं ये जैसे 28C आता है, 29A आता है, 29B आता है, 30A, तो ये आपके शिक्षा से संबंधित क्या है, संवैधानिक मूल्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कौन कौन आएंगे, 30 आ जाएंगे, 30 आपके संवैधानिक मूल्य हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, और साथ में आपको 350 ये इसमें कहा जाता है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उनको दायित्व की स्थानीय प्रशासन कार्य रहेगा। मतलब कहा जा रहा है कि जो मदर टंग है ना, उसी में शिक्षा को क्या किया जाए, सुविधा दिया जाए, ठीक है। और वहाँ के जो भी ये सब मतलब दायित्व है वह कौन निभाएगा, तो राज्य सरकार निभाएगा। साथ में आपको 43 देवनागरी लिपि और हिंदी राजभाषा होगी, ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े, ये हम शिक्षा से संबंधित पढ़ रहे हैं, क्या मूल्य पढ़ रहे थे, इसलिए हमने ये सब पढ़ा। जब मौलिक कर्तव्य की बारी आएगी तो मौलिक कर्तव्य भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना आप यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। एक नज़र हम थोड़ा सा डालेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पर। मौलिक अधिकार हम लोग देख चुके थे, अब थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य भी हम लोग जान लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आप इसे सब्जेक्टिव बनाकर लिख सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए विचार किस देश से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया था। इस संविधान की जो समिति थी, प्रस्तुत की थी, किस समिति ने, तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। और भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, 1946
1976 ईस्वी में जोड़े गए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि भारतीय मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया और यह स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति पर क्या किया गया, इसको सम्मिलित किया गया, जो 1976 में किया गया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बना के आपको हम दे देंगे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी इसके पार्ट 2 में ही आपको इंक्लूड करके बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।